तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा, इसका पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर। ठीक, इसमें अर्थशास्त्र में ध्यान रखिएगा, भारत के अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, उसी का हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसमें कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लिया जाए। कुछ टॉपिक है जिसमें, जैसे शिक्षित बेरोजगारी। पहला टॉपिक हमारा क्या, शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। ये सब सुनकर अगर आप लोग को नोट्स करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, तो जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले, जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनकी योग्यता के अनुसार अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर उन्हें योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी। अब इसी प्रकार एक और है, अब हम देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक, इसके अनुसार देखते हैं ये क्या है। अब अगर देखा जाए तो ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू किया। कितने जिलों में, 200 जिलों में काम का अधिकार लागू किया गया था। 200 जिलों में, 200 जिलों में काम का अधिकार, काम का अधिकार। ये ऐसे पॉइंट है जो केवल पेपर में विकल्प से ज्यादातर बनकर आते हैं। ठीक, तो ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 200 जिलों में काम का अधिकार दिया गया भारत सरकार द्वारा और एक कानून बनाया गया था, उसी को कहते हैं क्या, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो काम का अधिकार क्या था। अगर देखिए उस काम के अधिकार में क्या क्या बातें रखी गई थी, तो काम के अधिकार में उसको देख लेते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं काम का अधिकार क्या क्या था उस काम का अधिकार में। तो काम के अधिकार में कहा गया था कि सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी। जो भी पीछे बताया गया, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या कहा गया था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी और असफल रहने पर बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और बेरोजगारी भत्ता रोजगार ना मिलने पर, रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हम लिख लेते हैं। तीसरा जो है, तीसरा है कि इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम, इसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहते हैं। अभी पीछे बताया गया वही है। ठीक, उसके पीछे जो लेक्चर में बताया गया था। और इसे मनरेगा 2005 भी कहते हैं, ध्यान रखना, मनरेगा 2005 या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार भी कहते हैं, राष्ट्रीय रोजगार। ठीक, ये याद रखना, इतने नाम याद रखना। ये हो गया। तो हमारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यही है, इतना ही लिखना। इसमें आप लोग बनाकर जोड़कर जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं कि ये कब लागू किया गया था, 2005 में। इसमें भारत के 200 जिलों को रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 200 जिलों के लोगों को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। और रोजगार न मिलने पर यह भी कहा गया था कि हम बेरोजगार भत्ता भी देंगे। और इसे मनरेगा 2005 के नाम से जाना जाता है या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बस उसके आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की जो प्रावधान किया था, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और लिख देते हैं। इसमें कहा गया था एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये भी कहा गया था। पीछे जो बताया गया था महिलाओं के लिए। ठीक, ये आप लोग को बताया गया था। ठीक, उसके बाद और जो गरीब ज्यादा है उनको पहले रोजगार देना, ज्यादा गरीब लोगों को पहले रोजगार देना, ये हो गया। बस इतना ही, अब इतने आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक, इरेज किया जा रहा है इसको। अब हम बढ़ते हैं संगठित क्षेत्र की तरफ। ये संगठित क्षेत्र होते क्या हैं, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अब अगर संगठित क्षेत्र का आप लोग को देखिए, पहले समझा दिया जाए क्या है संगठित क्षेत्र। तो इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। संगठित क्षेत्र का मतलब रोजगार की अवधि निश्चित होगी, समय निश्चित होगा। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होती है तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
अब इसको जो अब ऐसे समझ लीजिए, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि ऐसे रोजगार जिसका समय निश्चित होता है, ठीक, जो वो कार्य आते हैं, वो समय आते हैं या फिर वो वर्क आते हैं, जैसे कोई भी काम जिसका समय निश्चित हो, कितने समय के लिए आपको करना, बस ये बंद हो जाएगा, वही क्या कहलाते हैं, संगठित क्षेत्र। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हो गया। अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनके कर्मचारी को लाभ कैसे दिया जाता है, निश्चित समय, निश्चित लिख दे रहे हैं, निश्चित समय के कार्य, बस। अब इसके बाद इसमें जो लिखा जाएगा कि संगठित क्षेत्र के कार्य कर्मचारी को प्राप्त लाभ क्या क्या होते हैं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, प्राप्त लाभ क्या क्या है। ठीक, अगर देखा जाए प्राप्त लाभ क्या क्या है, तो पहला लाभ हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला लाभ है कि काम के निश्चित घंटे होंगे, काम के घंटे निश्चित, ये हो गया। और काम समय से अधिक काम करने पर, समय से अधिक काम करने पर अधिक आय, अधिक आय। ठीक, अब इसके बाद तीसरा लिखते हैं। तीसरा है चिकित्सा सुविधा, व पेंशन सुविधा, चिकित्सा सुविधा और पेंशन सुविधा। अगला अनुचित शोषण नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। तो अगर बात किया जाए कि क्या लिखा गया, काम के घंटे निश्चित होते हैं, संगठित क्षेत्र में जो काम होते हैं उनके समय निश्चित होते हैं और समय से अधिक काम करने पर अधिक आय मिलेगा, और चिकित्सा सुविधा पेंशन सुविधा होती है जिसे हम कहते हैं पीएफ कटता है, उसी को कहते हैं। ठीक, उसके बाद अनुचित शोषण नहीं होगा, मतलब किसी तरह से आपको जबरदस्ती दबाव नहीं दिया जाएगा कि आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए। अब हम देखते हैं इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र, अभी संगठित क्षेत्र थे जिसका समय निश्चित था, और असंगठित क्षेत्र जिसका समय निश्चित नहीं होता, अब उसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखते हैं असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। ठीक, और इसको लिखते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अब देखते हैं असंगठित क्षेत्र, तो छोटी और बिखरी हुई, जैसे छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर रहती हैं या निर्मित होती हैं, या प्रायः सरकारी नियमों को पालन नहीं किया जाता, प्राइवेट क्षेत्र कहते हैं इसे। आप समझे, प्राइवेट संस्था। संगठित का मतलब गवर्नमेंट संस्था, और असंगठित का मतलब प्राइवेट संस्था। ठीक, ऐसे समझ लो। और संगठित का मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र में समय निश्चित होता है, इतना आपको काम करना, आप चले जाइए। ठीक, लेकिन असंगठित में आपको जितना काम करोगे उतना पैसा इससे मिलेगा रहेगा। ठीक, जैसे अब हम देखते हैं जिसका समय निश्चित ना हो, या प्राइवेट संस्था, ऐसे लिखते हैं प्राइवेट संस्था। आप समझ गए प्राइवेट संस्था का मतलब। अब इसको हम लिखते हैं असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां क्या क्या है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों सामने आने वाली कठिनाइयां, आने वाली कठिनाइयां। अब आने वाली कठिनाइयों को देखते हैं, तो पहला कठिनाई हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहला लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला हम लिखेंगे यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता, यह क्षेत्र सरकारी नियमों या विनियमों को नहीं मानता, नहीं मानता, और न्यूनतम वेतन मिलता है, न्यूनतम वेतन मिलता है। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, समय निश्चित न होना। अगला हम देखते हैं, किसी तरह छुट्टी या लाभ नहीं मिलना, छुट्टी या लाभ ना मिलना, ये हो गया। आगे है निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं, ठीक है। अगर इसको देखा जाए कि इसमें क्या एक क्षेत्र या क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता, किसी सरकारी नियम को नहीं मानेगा, ध्यान रखना, और न्यूनतम वेतन मिलेगा, कम वेतन पे आपको ज्यादा टाइम काम करना रहेगा और समय निश्चित नहीं होगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता और छुट्टी वाला लाभ नहीं मिलता है, इसमें ध्यान रखिएगा, और अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बस ये हो सकते हैं हमारे असंगठित क्षेत्र। अब आगे हम बढ़ते हैं, भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण क्या क्या है। ठीक, असंगठित क्षेत्र में है कैसे, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट क्षेत्र में, तो किसके क्या कारण है उसको हम देखते हैं। तो आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिए, अब उसको देखते हैं। चलो, कि भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र होने के कारण, भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, होने के कारण क्या क्या है। पहला कारण हम लिखते हैं, तो असंगठित क्षेत्र में कृषि क्यों हो, उसके क्या क्या कारण है उसको हम लिख रहे हैं। तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि रोजगार सुरक्षित नहीं है, ठीक, सुरक्षित भी नहीं है। जैसे ये ऐसे रोजगार है, इसमें हम जानते समय निश्चित नहीं होता है। अब देखो, अभी आप लोग से कहा गया भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र के होने के कारण क्या क्या है। अब इसके क्या कारण है, काम का समय निश्चित नहीं होता। आप अगर गेहूं बैठा रहे, धान बैठा रहे, बो रहे बैठा रहे, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग तब तक बोएंगे बैठाएंगे जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि आज हम छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा बैठा कर ही मानते हैं। तो इसमें कार्य अवधि निश्चित समय निश्चित नहीं होता है और बिना अतिरिक्त वेतन के आपको काम करना पड़ेगा। सब बता दिया जाएगा, आपको 500 रुपये दिए जा रहे हैं तो आपको बस इतने में ही काम करना है पूरा, ठीक। वहाँ एक न्यूनतम वेतन होता है। उसके रोजगार सुरक्षित नहीं, रोजगार सुरक्षित नहीं कि कब आपको काम मिलेगा कब नहीं मिलेगा, मजदूरों की सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, मतलब आपको बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है तो उससे आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसमें कोई सुरक्षा आपको नहीं दिया जाएगा किसी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नियम का पालन नहीं, गवर्नमेंट के किसी भी नियमों का इसमें पालन नहीं होता है। आप लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, खेती बोएंगे बैठाएंगे, वही होता है हमारा। इसी के कारण ध्यान रखिएगा असंगठित क्षेत्र में माना जाता है कृषि को, ठीक। अब हम बढ़ते हैं संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, इसको हम नहीं देखते हैं। अब हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक। जो हमारा इसके बाद टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, ठीक, तो अगर देखो एक बार आप बता रहे हैं समझ पाएंगे तो नहीं लिखाया जाएगा। जैसे वन लाइन में आप लोग को इसको समझना, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, तो जिसमें अधिकांश सरकार पर स्वामित्व होता है, या कहा जाए जिस पर अधिकांश मालिकाना किसका होता है, सरकार का होता है, सरकार ही सभी सेवाओं उपलब्ध कराती है, उसी को क्या कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब यह क्षेत्र जिसमें हम लोग का स्वयं अधिकार होता है, मतलब किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को क्या कहते हैं निजी क्षेत्र, ठीक। अब याद रखना, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का मतलब जिस पर हमारा स्वामित्व होता है, ठीक। निजी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे कहते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखते हैं अंतर, देख लेते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर, अंतर क्या क्या है, अंतर देख लेते हैं। अंतर को देखना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है।
हम यहाँ लिखते हैं एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र लिख देंगे, एक तरफ निजी क्षेत्र। यहाँ लिखते हैं सार्वजनिक, अब यहाँ लिखेंगे निजी। ठीक, यहाँ लिखते हैं निजी, निजी, इससे आप लोग समझ जाएंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं सार्वजनिक का। तो सार्वजनिक हम लिख रहे हैं परिस्थितियों पर सरकार का नियंत्रण। सरकार का नियंत्रण, इसमें निजी स्वामित्व, मतलब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये हो गया। आप ध्यान रख रहे हैं। फिर यहाँ पर होगा सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, सेवाएं सरकार द्वारा। एक व्यक्ति उपलब्ध कराता है, एक व्यक्ति उपलब्ध। तीसरा देखते हैं कि इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण है। उद्देश्य सामाजिक कल्याण, उद्देश्य लाभ कमाना। रोजगार सुरक्षा, इसमें श्रमिक असुरक्षित। एक और लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे लास्ट में। छुट्टी व अन्य सेवाएं, छुट्टी व अन्य सेवाएं नहीं। ये हो गया। अब देखो, अब इसको आपको हम समझाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे भी कहा गया, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है वही सार्वजनिक क्षेत्र का, और जिस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र होता है। तो परिस्थितियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे इसमें कोई काम होता है उस पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक व्यक्ति का अधिकार होगा। ठीक, अब इसमें सेवाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं और इसमें एक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक, और इसमें उद्देश्य सामाजिक कल्याण का होता है। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल है तो उसका उद्देश्य सभी को पढ़ाना कम फीस में। लेकिन अगर कोई निजी स्कूल है, किसी व्यक्ति का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, तो वो सोचेगा लाभ कमाना, महंगी महंगी किताबें, महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे फीस, ये सब होते हैं। देखो, तो उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। रोजगार सुरक्षा में मिलेगा, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है आपको। छुट्टी वाली सेवाएं भी मिलेंगी, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गए अंतर। अब हम बढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की तरफ। अब एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होगा, ध्यान रखिएगा। तो कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं लिखते हैं हम। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, प्रमुख समस्याएं लिखते हैं। तो असिंचित भूमि, मतलब असिंचित का मतलब सिंचित नहीं हो, भूमि नहीं होती है। जैसे देखो इस समय में देखने को मिल रहा है वर्षा कम हो रही है। तो पहला जो समस्या है असिंचित भूमि, दूसरा आय में उतार चढ़ाव, आय में उतार चढ़ाव। दूसरा, तीसरा कर्ज का बोझ, कर्ज का बोझ। चौथा देखते हैं, चौथा है मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। ठीक, अब समझ गए, कोई नौकरी नहीं, मौसम के बाद या पहले। ठीक, उसके बाद कृषि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर, तुरंत कटाई के बाद अपना अनाज बेचने पर मजबूर।
अब देखो, अब इसको समझाते हैं हम लोग को कि इससे क्या समस्याएं हो रही हैं। देखो, कृषि अशिक्षित भूमि, कृषि क्षेत्र में प्रमुख समस्या क्या क्या है? तो अशिक्षित भूमि, सिंचनीय भूमि नहीं मिल रही है, जल नहीं मिल पा रहा, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो कहाँ से होगा? और आय में उतार चढ़ाव, मतलब कभी पैसे बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं कृषि के, जिससे किसानों का नुकसान हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद कर्ज का बोझ, लोन लिए हैं, कर्ज है, उसको भी देना, उसका भी बोझ है। और मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं। अगर मौसम के बाद देखिए बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो कोई नौकरी नहीं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई कोई काम नहीं, वर्षा हो ही नहीं रही है तो कौन सा काम? तुरंत कटाई के बाद अपना अनाज बेचने पर मजबूर। अपना अनाज इसलिए बेचने पर मजबूर होते हैं कि कर्ज का बोझ भी हो, आय में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए बेचना पड़ रहा है। ठीक, तो ये समस्याएं हैं। और कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या है? ये समस्याएं हो गई। अब इसका उपाय हम देखते हैं क्या है। अगर रोजगार पैदा करना हो तो उसके उपाय क्या क्या है, उसको देख लेते हैं। कृषि में रोजगार पैदा करने के उपाय देख लेते हैं। पहला उपाय है कि किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। उपकरण खरीदने के लिए ऋण देना। दूसरा, सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाना। तीसरा, बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। बीज और उर्वरकों सब्सिडी देना। भंडारण की सुविधा, भंडारण की सुविधा देना। इसके बाद परिवहन सुविधा देना, परिवहन सुविधा देना। अब हम देखते हैं ये, बस इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त करेंगे। उपकरण खरीदने के लिए ऋण देना, मतलब किसानों को हम रोजगार पैदा करने के लिए कर सकते हैं। ट्रैक्टर जैसे होगी जरूरत की सभी मशीनों को खरीदने के लिए हम ऋण दे सकते हैं, ठीक, बैंकों द्वारा। और बांध बना सकते हैं सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए, ठीक। और उसके बाद बीज और रोग पर सब्सिडी, मतलब जो बीज खरीदना है उस पर कुछ छूट दिया जाए, उस पर आप कैशबैक को, जैसे कैशबैक मिलता है उसी तरह इनको वापस दिया जाए कुछ पैसा। और उसके बाद भंडारण की सुविधा, मतलब भोजन को या अनाज को स्टोर करने की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है, स्टोर करके रखा जाए। परिवहन सुविधा, मतलब हर तरह से वाहन भी सुविधा देनी चाहिए। तो इस तरह हम रोजगार अधिक बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर अब समाप्त हो रहा है। जल्दी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। और कोई दिक्कत है, डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।